stroke of midnight hour when the world slept, India woke to life and freedom. 600 miles away in Delhi, Independence Day was also a day of rejoicing. Tumultuous crowds filled the streets, celebrating, singing and laughing. पर आरएसएस और मोदी जी सोते ही रहे जब तक कंगना ने 2014 में फ्रीडम अनाउंस नहीं की। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। और नेहरू का भूत आज तक हमारे व्हाट्सएप अंकल्स को सता रहा है। ये भूत हर जगह है। जब भी कोई ब्लेम करने को नहीं मिलता, नेहरू का नाम सबसे आगे आ जाता है। पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। कि इस मामले को इंटरनेशनलाइज करने वाले कांग्रेस थे, ग्लोबल यूएन को लेके चले गए। कौन लेके गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो फर्स्ट प्रधानमंत्री जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसको यूएन में लेके चले गए। क्यों? ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारा अंदरूनी मामला था उसको यूनाइटेड नेशंस में रखा और पाकिस्तान का लोकस क्रिएट किया। एक अलग सा लव हेट रिलेशनशिप है मोदी जी और नेहरू का। पहले खुद को नेहरू से कंपेयर करते हैं, फिर उनके नाम से ख्याली पुलाव पकाते हैं और खुद को बिरयानी बताकर जीत की इलायची चख लेते हैं। और अब जब नेहरू जी की सारी गलतियां अपेरेंटली मोदी जी सुधार रहे हैं, तो इट्स ओनली फेयर कि एक्सचेंज में नेहरू जी भी मोदी जी की गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। गली क्रिकेट का बबलू जब 2 बार किसी का कांच तोड़ देता है तो खुद को सचिन तेंदुलकर कहने लग जाता है, पर उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। पर लेकिन अगर बैट बबलू का, बॉल बबलू का, अंपायर भी बबलू का, फील्डिंग सेट करने वाला उसका ही दोस्त, गली का गुंडा, मोटा भाई डब्लू, तब तो सबको मानना पड़ेगा कि बबलू ही सचिन है। कुछ ऐसी स्थिति है नेहरू और नरेंद्र की भी। मीडिया नरेंद्र की, पुलिस नरेंद्र की, जुडिशरी नरेंद्र की, फोन का डेटा तक नरेंद्र का। तो 60 साल बाद भी भक्त लगे हुए हैं बबलू को सचिन बनाने में और सचिन को बबलू बनाने में। पर बनता बस उनका मजाक है। लगता है नेहरू ने सिर्फ आजाद भारत का फाउंडेशन नहीं दिया, लेकिन मीम मेकर्स को बहुत कंटेंट भी दे दिया। कहाँ मिलेगा इतना कंटेंट? आज के जनहित में जारी के एपिसोड में हम बात करेंगे नेहरू पर लगे इल्जामों की। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूँ, आज मैं बार बार बोलने वाला हूँ। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। लिस्ट लंबी है, बल्कि एक पूरी किताब है। 97 ब्लंडर्स ऑफ नेहरू। अरे रुकिए, मोदी जी ने फिर एक बार स्पीच दी थी, अब वो ब्लंडर्स 100 हो गया है। नेहरू का भूत इंडियन पॉलिटिक्स में पहले भी देखा गया है, पर बस अब क्योंकि बबलू अपना बड़बोला है और मोटा भाई ने बोला है, तो मीडिया के माध्यम से भूत की कहानियां चरम पर है। नेहरू पर इल्जाम नंबर 1, पार्टीशन। राइट विंग का मानना है नेहरू ने अपनी कुर्सी के चक्कर में देश तोड़ दिया। तो मतलब अब जिन्ना भी कबर में सोच रहा होगा कि और कुछ दिया या नहीं, कम से कम ये क्रेडिट तो जिन्ना से मत छीनो। 200 साल की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वाले अंग्रेज भी जब आरएसएस और हिंदू महासभा को देखते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स को ही पार्टीशन का दोषी बताए, वो तो खुशी खुशी हमसे 6 छक्के और खा लेंगे या भुवन से अपनी बहन ब्याह देंगे। इल्जाम नंबर 2 है कश्मीर। बबलू का चेला चिंटू, जिसका धंधा नोटबंदी में ठस गया और फिर लॉकडाउन में बंद ही हो गया, जिसने 2 महीने से मकान मालिक को भाड़ा नहीं दिया, अब पकोड़े की दुकान लगाकर दाल रोटी चला रहा है। उसको भी लगता होगा कि अब तो मोदी जी ने नेहरू की गलती सुधार दी है, 370 हट गया, अब वो भी कश्मीर में डल लेक के बाजू में जमीन खरीद सकता है और एक बार बस अग्निवीर बन जाए तो लाइफ ही सेट है। इन लोगों के लिए कश्मीर बस एक जमीन का टुकड़ा है, लोगों की बस्ती नहीं। खैर, कश्मीर को लेके भक्त अंकल्स का सबसे बड़ा इल्जाम, नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे को पनपने दिया, यूनाइटेड नेशंस चले गए, इंटरनेशनल डिस्प्यूट बना दिया। एबीवीपी के लंगूर एक नारा लगाते हैं, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब आप सोचेंगे ये बलिदान मुखर्जी कौन है? राइट विंग इकोसिस्टम के बड़े लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ताज्जुब की बात है कि जिस कैबिनेट में कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले जाने की मंजूरी दी, उसमें हमारे बलिदान मुखर्जी मौजूद थे।
और इसका समर्थन भी किया। दूसरी बात जो ये लोग कहते हैं कि सरदार पटेल अगर होते तो ऐसा कभी नहीं होता। सच तो ये है कि वो हैदराबाद और जूनागढ़ में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। सच तो ये है कि आर्टिकल 370 की ड्राफ्टिंग ही खुद सरदार पटेल ने की थी। नेहरू तो वहां थे भी नहीं। पर ये सारे डिटेल्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस से बाहर है। तरस आता है इन गधों पर। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब इन्होंने कह दिया आजादी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी तो पेंशन थी। 31 अक्टूबर को मेरे मामा कह रहे थे बीजेपी सरदार पटेल का बर्थडे मना रही है। इंदिरा गांधी की भी डेट एनिवर्सरी है आज, पर वो तो कांग्रेस की नेता थी, उनका वही देखे। तब मैंने पूछ लिया कि सरदार पटेल कौन सी पार्टी के नेता थे। मामा जी अभी तक सदमे में हैं। कमेंट्स में जरा अपने मामा का ध्यान रखते हुए गेट वेल सून लिख दीजिएगा। डॉक्टर्स ने कहा है कि किसी भी हालत में इन्हें ये मत बता देना कि भगत सिंह एथियस्ट और कम्युनिस्ट थे। ऐसा सदमा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जाहिर है इनके पास अपने खुद का तो कोई नेता है नहीं, इसीलिए कांग्रेस के स्टॉलवर्ड लीडर्स को अपना हीरो बताकर काम चलाना पड़ता है। पर आज वाले करप्ट कांग्रेसी तो सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। ये कोड वर्ड एक्सपर्ट ट्वीट करके तुरंत अपना सत्य लेकर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में पहुंच जाते हैं। पर शास्त्री या पटेल से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। नेहरू ने एक डीपली डिवाइडेड देश को साथ लाया, 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ा और सरदार पटेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। पर नेहरू और पटेल अलग नहीं थे। आज तो एक फुटओवर ब्रिज या उसके नीचे वाटर कूलर का क्रेडिट भी प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए। एक मेयर का इलेक्शन भी उनके नाम पे ही लड़ा जाता है। पर नेहरू का रोल राइट ऑफ करना अडवाणी जी को घर बैठाने जितना आसान नहीं है। नेहरू ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया। आजादी के वक्त अलग अलग भाषाओं पर बहस गर्म थी। ये इशू आज जितना इमोशनल है तब इससे कहीं ज्यादा था। हर कोई इस नए देश में अपनी एक पहचान ढूंढ रहा था। नेहरू ने सबका सम्मान करते हुए बिना कोई एक लैंग्वेज इम्पोज किए लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनाए और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल कायम की। अब आते हैं तीसरे इल्जाम पर। नेहरू नहीं होते तो इकोनॉमी आसमान छू रही होती। नेहरू ने लाइसेंस राज बना दिया। इल्जाम ये भी है कि नेहरू ने हेवी इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस किया और इस वजह से एग्रीकल्चर पिछड़ गया और सरकारी संस्थान ही बनाते रह गए तो प्राइवेट सेक्टर डूब गया। पर जरा सोचिए, उन्हीं सरकारी संस्थानों में आज देश के बच्चे पढ़ते हैं। उन्हीं सरकारी नौकरियों के ख्वाब देखते देखते कोचिंग सेंटर भर देते हैं और 10 साल से पिछले 70 साल का रोना रोने वाले प्रधानमंत्री ने कब ये सोचा कि 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद क्या था हमारे पास और नेहरू को कहां से शुरू करना था। 30 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 84% की इलिटरेसी, महिलाओं में 90% की इलिटरेसी, अनपढ़ता, अकाल और एक डीपली डिवाइडेड देश। 1947 में हम कैपिटल गुड्स बनाते ही नहीं थे। पूरा देश इंपोर्ट पे चल रहा था। 90% से ज्यादा मशीनरी, इक्विपमेंट सब बाहर से आती थी। 1960 तक ये नंबर 63% हुआ और 1974 तक ये नंबर 9% रह गया। आज तो सरकार और मीडिया ने हमें ऐसा अंधा किया है। पिता की सरकारी नौकरी पर सरकारी स्कूल से पढ़कर, सरकारी IIT के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भरकर, सरकारी एम्स में इलाज करवाकर, उन्हीं सरकारी सुविधाओं को गाली देते हुए सरकार का गुणगान करते हैं। पर ये सारे बेसिक एसेंशियल से लेकर एम्बिशियस एजुकेशन और बड़ी नौकरी के एस्पिरेशंस सब नेहरू ने इस देश को दिया। अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देते, इसका सीधा मतलब होता वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन और महंगी सुविधाएं। पब्लिक सेक्टर देश के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है और उसी के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर बेटर परफॉर्म करता है। पर अगर सरकारी सेक्टर का कोई स्टैंडर्ड ही ना रहे तो एक आम आदमी की प्राइवेट सेक्टर के सामने क्या हैसियत रहेगी। अंग्रेजों की तरह हमारे पास कोई कॉलोनीज नहीं थी। ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन का 85% इन्वेस्टमेंट उसके कॉलोनीज से आया था। तो सवाल ये था कि हम इंडस्ट्रियलाइज करें कैसे। यहाँ श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को कॉलोनाइज कर ले। लेकिन हमने एक नया मॉडल दिया, जमींदारी खत्म की, जिसने सदियों तक किसानों की कमर तोड़ रखी थी। आजादी के बाद के पहले 21 सालों में खेती बाड़ी में इतना काम हुआ जितना उसके पहले 200 सालों में मिलकर भी नहीं हुआ था। 50s और 60s के दौर में ट्रेड यूनियन मूवमेंट अपने पीक पर था। मजदूर अपने अधिकार के लिए खड़े थे, आवाज उठा रहे थे। आज जो विकास पर लेक्चर देते हैं उनसे एक सीधा सवाल, पिछले 12 सालों में मोदी जी ने ऐसे खुद का क्या बनाया है? कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्था और कौन सा विकास का नया आधार? बनाया कम, बिगाड़ा ज्यादा।
बेचा भी वही जो किसी और ने बनाया था। अब देखते हैं नेहरू जी ने क्या बनाया। IITs, IIMs, CSIR, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एम्स, DRDO, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। पर मोदी जी बस बने बनाए का बंटाधार ही नहीं करते, उनकी भी अपनी कुछ डिस्कवरीज तो है। नाली से गैस, बादल में बेनिफिट, गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी, एम्स दरभंगा, ये सब उनकी महान खोज है। भारत एक खोज भी मोदी जी का ही आइडिया था, पर प्लेजरिज्म का तो आप जानते ही है। ताली थाली गोबर गौमूत्र से देश आगे नहीं बढ़ सकता है, बढ़ता है उन इंस्टीट्यूशंस के बलबूते पर जो नेहरू ने बनाई थी। कल्चर के नाम पर आजकल जो चल रहा है उसके कंपैरिजन में देखते हैं नेहरू ने क्या बनाया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, संगीत नाट्य अकेडमी, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एम्स के पुराने डॉक्टर बताते हैं कि नेहरू ने उन्हें इंस्पायर किया। उन्होंने कहा कि वो अपना देश बनाएंगे। इसी स्पिरिट के साथ लोग विदेश से भी वापस आए और एम्स जैसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया। आजकल तो लोग इसी देश के टैक्स से पढ़कर विदेश में कमाने जाते हैं और बस कहीं दूर से ही मोदी मोदी करते रहते हैं। देश से इन्हें प्यार तो है, पर इनका रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस है। आजादी के बाद देश में मलेरिया, टीबी, लेप्रेसी, स्मॉल पॉक्स सब फैला हुआ था। तब नेहरू ने नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट बैंगलोर, टीबी रिसर्च सेंटर चेन्नई, जिपमर पौंडीचेरी, सफदरजंग एम्स दिल्ली, PGI चंडीगढ़, निमहांस बैंगलोर समेत कई सारे इंस्टीट्यूट बनवाए। 36 नए मेडिकल कॉलेजेस, 70 नर्सिंग स्कूल्स, 300 ट्रेनिंग स्कूल्स खुले ताकि इंडिया में डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी दूर हो। उस वक्त गरीबी, भूख और बीमारी हर जगह थी। तभी नेहरू ने 3000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए। और फिर आज के हेल्थ केयर का हाल देखिए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर खुद एक बाजारू बाबा के बगल में बैठकर उसकी नकली दवाई को कोविड क्योर बताकर लॉन्च कर देता है। पुष्पक विमान और गौमूत्र में साइंस ढूंढने वालों को पढ़ना चाहिए कि होमी बाबा ने नेहरू के बारे में क्या कहा था। अलबत्ता नेहरू खुद साइंटिस्ट नहीं थे, पर उनकी पर्सनालिटी में एक वैज्ञानिक व्यक्ति के सारे गुण मौजूद थे। लगातार सीखते और सिखाते रहने की भूख, ऑल मेड हिम अ रियल मैन ऑफ साइंस। ये होमी बाबा के शब्द थे। आज तो विश्व गुरु पहले ही सब चीजों के एक्सपर्ट है, इन्हें कोई क्या सिखाएगा। स्टंटबाजी के चक्कर में इकोनॉमी की कमर तोड़ दी जाती है। पर नेहरू के समय में एक प्लानिंग कमीशन था। 1950 में बना ये कमीशन नेहरू के साइंटिफिक टेम्पर और सोशलिस्ट विजन का प्रैक्टिकल रूप था, जहां से देश के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए गए ताकि रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल हो और हर सेक्टर में विकास हो, खेती, उद्योग, शिक्षा या स्वास्थ्य। इसने देश को एक डायरेक्शन और स्ट्रक्चर दिया। उस दौर में जब सब कुछ नया बन रहा था, प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को रैंडम डिसीजंस जैसे नोटबंदी या लॉकडाउन से बचाया और एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल स्ट्रेटजी दी। आज नाम नरेंद्र मोदी ने वही कमीशन को नीति आयोग बना दिया है। नेहरू का विजन सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेशन बिल्डिंग तक सीमित नहीं था, उन्होंने कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया था। उनके दौर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नए रिसोर्सेज और रिस्पेक्ट मिली ताकि भारत की हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज को संभाला जा सके। पर अब तो ASI बस ऐसे ही खुदाई के काम आता है और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स भड़काता है। हेरिटेज के नाम पर बस हेट रह गया है। हर संस्थान का अब यही हाल है। बुद्धिजीवियों को डिमोनाइज करो और अपने जाहिल जड़ बुद्धि VCs को भर दो। नेहरू समझते थे कि अगर देश को सच में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी परंपरा को प्रिजर्व करते हुए नए साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी खड़े करने होंगे। पर परंपरा के नाम पर बस प्रोपेगेंडा और अंधविश्वास बेचने वालों को साइंस और ट्रेडिशन की ट्रू पार्टनरशिप कहाँ समझ में आएगी। और अब आता है नेहरू पर अगला इल्जाम। नेहरू ने इंडियन कल्चर को इग्नोर किया क्योंकि नेहरू वेस्टर्नाइज थे। एक तरीके से देखा जाए तो ये अटैक्स बस नेहरू पर ही नहीं बल्कि सेक्युलरिज्म, मॉडर्निटी, साइंस, रैशनैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी थे। ये तो वही बात हो गई कि कुछ मर्द शर्ट पैंट पहनकर कल्चर के नाम पे औरतों को साड़ी पहनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हम क्या ही सीखे। द धर्मा डिस्पैच एक हिंदुत्व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बातें सुने। इनके हिसाब से धर्म के कोड पर टिकी व्यवस्था को नेहरू ने लॉ एंड ऑर्डर के ड्रामे से गंदा कर दिया। पहले जो इश्यूज गांव के बुजुर्ग और बिरादरी सुलझा लेते थे, अब सब कोर्ट जाने लगा और बहुत मामले बढ़ गए। बेसिकली इन्हें सिर्फ खाप पंचायत वाला सेटअप ही चाहिए। जरा सोचिए, इनकी बिरादरी का वो बुजुर्ग कौन होगा? एक खास जाति से होगा, मर्द होगा और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होगी मनुस्मृति। आज के व्हाट्सएप ग्रुप के जो अंकल एडमंस है उनके जैसा ही। यही है इनका गुस्सा नेहरू और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे
महान लोगों पर। क्यों इन लोग ने ये देश की कल्पना एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के रूप में की। घूम फिर के इनको एक हिंदू इंडिया चाहिए था, मिरर इमेज ऑफ अ मुस्लिम पाकिस्तान। जब वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को एक जैसे लोगों और एक जैसे विचारों, एक जैसे रंगों और एक जैसी भाषाओं का समुदाय समझते थे, उस दौर में एक ऐसे डाइवर्स आइडिया ऑफ इंडिया को सोचना ही एक हिम्मत की बात थी। एक ऐसा भारत जहाँ हर बोली, हर संस्कृति, हर परंपरा को अपनापन मिलता है, जहाँ यूनिटी का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं डाइवर्सिटी है। आज इसी पुरानी एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी वाली सोच को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के फॉर्म में दोबारा सर्व किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ कई और लीडर्स ने पूरी कोशिश की कि सिटीजनशिप और रिलीजन को अलग रखा जाए, पर आज के आरएसएस वालों के पूर्वज दोनों चीजें तब भी जोड़ना चाहते थे और अब भी जोड़ना चाहते हैं। उन्हें नाजी जर्मनी की रेशियल थियोरीज और फासिस्ट इटली का मॉडल पसंद था। ये लोग तब भी सेक्युलरिज्म को एक खतरा मानते थे, पर इसके बारे में नेहरू ने असेंबली में सीधा कहा। लोग सेक्युलर स्टेट कहने पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हमने दुनिया पे कोई एहसान कर दिया हो। मैं उन्हें बता दूं कि हमने कोई बड़ी दयालुता नहीं दिखाई, हमने बस वही किया है जो हर मॉडर्न देश करता है। ये तो रही नेहरू की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको लगता है 75 तक अगर प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड नहीं था तो मतलब देश तो हिंदू राष्ट्र है। ऐसे लोग अगर बाबा साहेब और नेहरू के सेक्युलरिज्म के सपोर्ट में भाषण सुन ले तो मामा जी के बगल के कई सारे बेड भर जाएंगे। भक्तों की फैमिली से रिक्वेस्ट है, इन्हें कभी आर्टिकल 14-18 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 25-28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सब्जेक्ट कभी ना पढ़ने दे, वरना ये खुद सब्जेक्ट बन जाएंगे और कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे। नेहरू इंडियन नहीं थे इज जस्ट अ कोड फॉर नेहरू हिंदू इंडिया नहीं चाहते थे। नेहरू एक सेक्युलर इंडिया चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही कहा, इफ हिंदू राज बिकम्स अ फैक्ट इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी फॉर दिस कंट्री। हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। रिजर्वेशन से तो राइट विंग इकोसिस्टम को हमेशा से ही दिक्कत है। जो लोग मनुस्मृति के मुताबिक दलितों को पानी के कुएं का एक्सेस भी नहीं देना चाहते, वो शिक्षा और पब्लिक सेक्टर में उनकी हिस्सेदारी कैसे बर्दाश्त करे। जाहिर है इन लोगों को इक्वालिटी एक बैड वेस्टर्न आइडिया ही लगेगा, इसीलिए अब एक नई तरकीब अपनाई है। सब कुछ बेचकर प्राइवेटाइज कर दो, ना रहेगा पब्लिक सेक्टर और ना बचेगा रिजर्वेशन। आप किसी भी बीजेपी सपोर्टर से बात करिए, यही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। वो इतने नफरती हो चुके हैं कि पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी ना मिले, इसीलिए उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा और नौकरी की सुरक्षा की सारी कुर्बानी कबूल है। पर ये नफरती सोच सिर्फ मुस्लिम और दलित तक तो नहीं रह जाती, इन्हें महिलाएं भी कहाँ पसंद है। जहाँ बेहद विकसित वेस्टर्न कंट्रीज में भी वोटिंग राइट्स औरतों को बहुत बाद में दिए जाते थे, देश के आजाद होते ही नेहरू के लीडरशिप में सबको वोटिंग राइट्स मिले। नेहरू और अंबेडकर ने मिलकर हिंदू कोड बिल को भी हकीकत में लाया, जिससे भारतीय समाज खासकर हिंदू महिलाओं को अपने अधिकार मिले। पहली बार हिंदू महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार, डाइवोर्स का हक, अपनी मर्जी से शादी करने का हक और रीमैरिज का भी हक मिला। और नेहरू ने अगर अलग से हिंदू महिलाओं का जीवन बेहतर बनाया, आप ये सोचिए कि ये मुस्लिम अपीजमेंट है या हिंदू अपलिफ्टमेंट। इस पर ये सवाल बिल्कुल जायज है कि ये बदलाव मुस्लिम समाज में भी क्यों नहीं आया। पार्टीशन के बाद देश में अलग सा माहौल था, खून, कत्लेआम और खौफ। ऐसे वक्त में नेहरू ने अनुमान लगाया कि जो मुसलमान भारत में रुक गए हैं, उन्हें यह भरोसा देना जरूरी है उनका धर्म, उनकी पहचान माइनॉरिटी राइट्स के अंदर सुरक्षित है। नेहरू के बाद भी इतने सालों तक ये मुमकिन नहीं हो पाया। इसमें कांग्रेस और बाकी सरकारों की बिल्कुल नाकामी है, पर ये नेहरू की गलती नहीं है। क्रिटिक्स भी उन्हें देश का नेता मानते थे। 1977 की बात है, कांग्रेस के 30 साल का राज खत्म हो गया। दिल्ली में नई केंद्र सरकार आई। सरकारी ऑफिसेस से कांग्रेस के सारे फोटोज और निशान हटाए जा रहे थे। जनता पार्टी के एक फॉरेन मिनिस्टर ने ये नोटिस किया कि नेहरू की एक फोटो दीवार से हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि इसको वापस लगाया जाए। ये मिनिस्टर थे नेहरू के फियर्स क्रिटिक अटल बिहारी वाजपेयी। नेहरू के मृत्यु के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में गहरा शोक व्यक्त किया। उनका भाषण सुनने लायक है। एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख रहित होगा। गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज, गुलाब की गंध थी। भारत माता का सबसे लाडला राजकुमार खो गया, दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया। वो शांति के पुजारी थे
किंतु क्रांति के अग्रदूत। दुर्भाग्य है कि इस उदारता को दुर्बलता समझा गया। ये बात तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी आज के नालायक नेताओं से ही कह रहे हैं। ये बातें उस व्यक्ति ने की जिसने सारी जिंदगी नेहरू का विरोध किया। ऐसे सम्मान के कई कारण थे, जैसे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर रहे, जिन्होंने ये जिम्मा 17 सालों तक संभाला। एक आज के फॉरेन मिनिस्टर है जो बस जनता को अपने लेजर आइज के लपटों में लपेट रहे हैं। कहाँ दुलांड भाई की चाबी पर चलते विश्वगुरु और कहाँ नेहरू का स्टेट्समैनशिप। गोवा की आजादी का ही एक एग्जाम्पल लीजिए। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब भी गोवा पर पोर्चुगीज का कब्जा था। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जरिए पोर्चुगीज पे प्रेशर बनाया। जब उनके सारे पीसफुल एफर्ट्स फेल हो गए तब भारत ने 1961 में ऑपरेशन विजय किया और इंडियन आर्मी ने गोवा, दमन और दीव को आजाद कराया। एक बैलेंस अप्रोच, पहले बात फिर मुलाकात, फिर जरूरत पड़ने पर मुक्का और लात। जब दुनिया दो खेमों में बटी जा रही थी, ऐसे वक्त में नेहरू ने अफ्रो एशियन सॉलिडारिटी का सपना देखा और इंपीरियलिज्म के खिलाफ इतना मजबूत और मॉरलिस्टिक स्टैंड लेना नेहरू को और इंडिया को एक अलग मकाम देता है। उन्होंने स्विस क्राइसिस के दौरान ब्रिटिश और फ्रेंच इंटरवेंशन के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं बल्कि मॉरल ग्राउंड्स पर भी मजबूती से खड़ा था। आज हम तालिबान से हाथ मिलाते हैं, इजराइल पर अब्सटेन कर जाते हैं, फिर भी बबलू को नेहरू बनना है। जब दुनिया कोल्ड वॉर के दो कैंप्स में बटी जा रही थी, अमेरिका या रशिया, तब नेहरू ने कहा कि हम अपने देश की अपनी सोच पर चलेंगे, किसी के पीछे नहीं। इससे जन्म होता है नॉन अलाइन मूवमेंट का, जिसमें इंडिया एक मॉरल और पॉलिटिकल लीडर बन गया। नॉन अलाइनमेंट का भी विरोध हुआ, इंटरेस्टिंगली उन्हीं लोगों द्वारा जो नेहरू को विदेशी बता रहे थे। वो चाहते थे कि नेहरू किसी एक विदेशी ताकत के साथ चले। कोल्ड वॉर के दौरान नेहरू के नॉन अलाइनमेंट की ब्रिलियंस तब समझ आती है जब हम उसे पाकिस्तान के एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका के साथ हाथ मिलाया, CENTO और SEATO जैसे मिलिट्री पैक्स ज्वाइन किए, जिससे उन्हें शॉर्ट टर्म फायदा तो मिला, पर इसके लॉन्ग टर्म नतीजे तबाह कर देने वाले थे। इसी पॉलिसी ने पाकिस्तान को एक मिलिट्री डोमिनेटेड स्टेट बना दिया, जहां डेमोक्रेसी कभी मजबूत हो ही नहीं पाई। दूसरी तरफ नेहरू का बैलेंस अप्रोच, जिससे इंडिया को स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मिली और साथ ही डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी मेंटेन रही। और आज हम ट्रम्प के सामने नतमस्तक हैं। दुलांड भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी चलाने का दावा कर रहे हैं और उनके परम मित्र उन्हें झूठा भी नहीं कह पा रहे। देशवासी पहले इनके लिए यज्ञ हवन करते थे और देश के नेता इलेक्शन कैंपेन में इन्हें जितवाने जाते थे, और आज ट्रम्प के टैरिफ के सामने सब हेल्पलेस दिख रहे हैं। कहाँ है लेजर आइज और कहाँ है बेयर हग डिप्लोमेसी। ट्रम्प से ना लड़ पाओ तो चाइना चले जाओ, वहां मुसीबत पड़ी तो फिर अंकल सैम। ये इधर चला मैं उधर चला वाली फॉरेन पॉलिसी बस फॉरेन ट्रिप्स और अडानी के लिए डील्स तक सीमित है। खुद शी जिनपिंग के साथ झूला डिप्लोमेसी और चाइनीज अग्रेशन पर चुप्पी रखने वाले PM के फॉलोअर्स आज नेहरू की फॉरेन और चाइना पॉलिसी को क्रिटिक करते हैं। क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल करना चाहिए, हम भी करते हैं, क्योंकि ना हम अंधभक्त हैं ना नेहरू नॉन बायोलॉजिकल। लेकिन नेहरू का जो आइडियलिज्म था, स्पेशली एशियन यूनिटी और लीडरशिप पर उनका सपना, वो हवा में नहीं था। ये फैसला मजबूत मॉरल्स पर खड़ा था और आज भी ये सिद्धांत टेस्ट ऑफ टाइम पास करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि 1962 के चाइनीज अग्रेशन का अंदाजा नेहरू ने नहीं लगाया। ये उनकी बहुत बड़ी चूक थी, एक ऐसा झटका जिससे वो शायद कभी नहीं उभर पाए। क्या हम इस असफलता को नकार सकते हैं? नहीं। गांधी ने नेहरू को काफी बैक किया, पर कई मौकों पर नेहरू को क्रिटिसाइज भी किया। जब नेहरू ने 1930 में कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, तब गांधी जी ने उसे जल्दबाजी, बेवकूफी और बचकाना बताया। और भी मतभेद रहे जो खुले तौर पर सामने आए और कभी आपस में ही सुलझा लिए गए। वामपंथियों की भी नेहरू से अपनी शिकायतें हैं। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी चाहते थे कि देश के किसानों और मजदूरों को और ताकत मिले, कि हमें गोरे साहबों से तो आजादी मिले पर हम भूरे साहबों के अधीन हो जाए। इससे तो सत्ता का केवल रंग बदलेगा, रूप नहीं। हालांकि नेहरू ने जमींदारी प्रथा खत्म की, जिसकी वजह से उन्हें अपने पार्टी के बड़े जमींदार नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी।
लेकिन लेफ्ट के लोगों का मानना था नेहरू जमीन सुधारों को पूरी ईमानदारी से लागू नहीं कर पाए और इस मामले में उनको समझौता करना पड़ा। ये भी सच है कि उनके समय में किसान आंदोलनों को भी जबरन दबाया गया जो रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे। और ये भी सच है कि नेहरू ने 1959 में केरला की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेफ्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया, जो कि ये उनके कहीं शुभचिंतक भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। नेहरू ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जैसे ऐसे कुछ कानून भी जारी रखे जो अंग्रेजों के समय डिसेंट दबाने के काम आते थे। ये सारी बातें हमारे चाचा नेहरू के गुलाब में कांटे की तरह चुभती है, पर ये बातें छुपाने की नहीं, समझने की है। समझना यह है कि नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया बस एक आदमी के मन की बात वाला देश नहीं था। वहाँ हर सोच के लिए जगह थी, अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट सोच। वो एक जिंदा संस्कृति थी जहाँ विचारों का टकराव होता था, लेकिन उसी टकराव से नए रास्ते निकलते थे। गांधीवादी, समाजवादी, दलित नेताओं की सोच, कम्युनिस्ट विचार, सबके बीच एक कंटिन्यूअस संवाद और समझौता चलता रहता था। भारत का निर्माण एक नेता, एक आवाज या एक विचार से नहीं, बल्कि अनेक सोचों के संगम से हुआ था। बापू हो या डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू हो या शहीद आजम, सबकी अलग सोच थी। एक दूसरे के क्रिटिक भी थे, पर कुछ मूल्य और सिद्धांत थे जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। सबका एक ही मकसद था, अंग्रेजों के राज से मुक्ति। ये सब लोग जेल गए, लाठियां खाई, फांसियां झेली ताकि हम आजाद सांस ले सके। एक और बात जिस पर पूरी क्लैरिटी से, इनमें से कोई भी ऐसा भारत नहीं चाहता था जो तानाशाह या इंटॉलरेंट हो, जहां धर्म के नाम पर किसी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। ये सपना हमारे संविधान में लिखा गया। वो धर्म के कानून नहीं, समानता के नियम चाहते थे। वो उन सोचों से कोसों दूर थे जिनके पूर्वज हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित थे। आजादी की लड़ाई में जो नल्ले नेता नालायक बने फिर रहे थे, वो ये ना भूले कि नेहरू ने 9 साल जेल में गुजारे, अलग अलग आंदोलनों में लंबी सजाएं काटी और उस वक्त में भी अपने विचारों का साथ नहीं छोड़ा। किताबें लिखते रहे, ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये किताब इंदिरा गांधी को लिखे लेटर्स का कंपाइलेशन और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मोदी जी ने तो सब पढ़ा ही होगा। नेहरू ने काफी कुछ लिखा, बस एक चीज लिखना रह गया, अंग्रेजों के लिए अपॉलजी लेटर। वफादारी का वादा और पेंशन की मांग करना भूल गए। शायद यही कारण है कि अब नेहरू को चुनावी नारों में बदनाम किया जाता है, किताबों कहानियों से हटाया जाता है, आजादी की लड़ाई से उनके योगदानों को भी मिटाने का प्रयास है। क्विट इंडिया मूवमेंट पर नेशनल आर्काइव्स एग्जीबिशन में अब नेहरू का नाम नहीं मिलता। कई स्कूल की किताबों में भी उनका जिक्र या तो मिटा दिया गया है या बिल्कुल छोटा कर दिया गया है।